हेलो एवरीवन, दिस इज रविवंद्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का रैपिड रिवीजन सीरीज के चैप्टर नंबर 10 में, जिसका नाम है वे ऑप्टिक्स। यहां से 4 नंबर के क्वेश्चन सीधे सीधे डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। एक एमसीक्यू में देखने को मिलेगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन सी में देखने को मिलेगा। 2024 में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया था इसी इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन पैटर्न से। तो दिमाग में ये बात तो क्लियर रखना कि ये तो आना पक्का है, लेकिन इसके अलावा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में भी इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो चौंकना मत मेरे दोस्त। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की रैपिड रिवीजन फॉर्म में। हम 20 से 25 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। डिटेल में देखना है तो वन शॉट देखना चाहिए आपको, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा। शुरुआत होती है इसकी वेव फ्रंट से। ये बताते हैं हमें कि वेव एक्चुअल में चलती कैसी है। तो उन्होंने बताया वेव फ्रंट के फॉर्म में लाइट ट्रैवल करती है। लाइट इज अ वेव और ये वेव है वो वेव फ्रंट में ट्रैवल करती है। वेव फ्रंट क्या होता है हमें तो पता ही नहीं था, तो इन्होंने 3 केसेस से एग्जांपल से समझाया है। जैसे कि द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ मीडियम दैट आर इन अ सेम फेज इन ऑफ अ वाइब्रेशन। मतलब जिन पॉइंट्स का फेज सेम हो, उनके वाइब्रेशन करने का फेज सेम हो, उन पॉइंट्स का एक समूह, लोकस, इनको कहेंगे हम वेव फ्रंट। जैसे पानी में पत्थर डालते हो तो एक पॉइंट सोर्स हो गया पत्थर, ठीक है, यहां पर ही डिस्टर्बेंस आपने लाया था, लेकिन पता है आपको वो सर्कुलर फॉर्म में ऐसे रिपल बनती है वेव की, तो वो आगे बढ़ती है। तो एक सर्कुलर फॉर्म में आप पॉइंट कंसीडर करोगे तो ये सारे रेड वाले हैं ना x1 डिस्टेंस पे, वो सारे के सारे सेम वाइब्रेशन स्टेट में होंगे, इसलिए बताएंगे कि एक सर्कुलर वेव फ्रंट मिला है। इसके बाद ये पिंकी पिंकी वाले, ये भी देख लो सेम वेव सेम फेज में होंगे, इस वजह से बोला ये दूसरा वेव फ्रंट। तो ऐसे वेव फ्रंट के फॉर्म में वेव आगे बढ़ती है, ऐसे वेव आगे बढ़ती है, ऐसे वेव आगे बढ़ती है। देखो ये वेव अब तक हम बोल रहे थे ना लाइट के फॉर्म में, रे के फॉर्म में आगे बढ़ रही है, तो लाइट आगे बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल में है ना ऐसे प्लेनर टाइप के वेव फ्रंट होंगे, ये पैरेलल प्लेन्स होंगे जो आगे बढ़ रहे हैं, और डायरेक्शन जो एनर्जी की है ना वो ऐसे परपेंडिकुलर और सट करके जाती हुई। तो एक तरह से बताया है कि ये वेव फ्रंट के फॉर्म में लाइट आगे बढ़ती है। जैसे कि एक लाइन सोर्स हो गया, लाइन सोर्स, तो देखो उसके आसपास सिलिंड्रिकल फॉर्म में वो वेव फ्रंट को फैला रही है, ऐसे फैला रही है। तो लाइन सोर्स अगर आपको दिखे तो सिलिंड्रिकल फॉर्म में वेव फ्रंट मिलते हैं। जैसे कि कोई इनफाइनाइट से लाइट आ रही है या सोर्स एकदम इनफाइनाइट पे रखा और पैरेलल लाइंस आ रही है, पैरेलल लाइट रेज आ रही है, तो वेव फ्रंट में पैरेलल टाइप के मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डरना नहीं। देखो जहां पर भी पॉइंट सोर्स होगा वहां पर एक तरह से सर्कुलर फ्रिंजेस मिलने की कोशिश करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज पहले समझ लेते हैं, फिर और एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो 2025 में पूछा गया था। प्रॉपर्टीज में जो हमने सीखा है वही है कि भाई वेव फ्रंट है, उसी के फॉर्म में वेव ट्रैवल करती है, तो दोनों की स्पीड होगी सेम। देखो वेव एक्चुअल में ऐसे ट्रैवल कर रही है ना, डंग 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 डंग, वेव एक्चुअल में मतलब कि इसकी एनर्जी ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो ये एनर्जी ट्रैवल होने की डायरेक्शन, और ये वेव फ्रंट आपको पता है मैंने जो रेड और पिंकी कलर के पॉइंट्स ड्रॉ किए थे उसका एक समूह बना दिया, तो ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो बताते हैं कि एनर्जी ऑफ अ प्रोपगेशन एंड वेव फ्रंट ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। ओके सर, हाँ मीडियम चेंज होगा ना तब ये लाइट, तब इस वेव फ्रंट का शेप चेंज हो जाएगा, क्योंकि लाइट है वो बेंड करती है। ऐसा क्यों होता है तो ये बताते हैं कि लाइट बेंड करती है क्योंकि स्पीड चेंज होती है इस वजह से। तो मीडियम में वेव फ्रंट का शेप चेंज हो जाएगा अगर एक मीडियम में से दूसरी मीडियम में ये वेव ट्रैवल करती है तो। ठीक, ये वेव फ्रंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर 2 कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट की बात करें तो उनके बीच की दूरी हो जाएगी लैम्बडा वेवलेंथ के इक्वल। याद रखना एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में हर पॉइंट में ट्रैवल होने का समय सेम होगा, ठीक है, वो टाइम पीरियड के इक्वल होता है, भले ही मीडियम चेंज हो जाए लेकिन ये टाइम सेम होगा। अब भी इसकी एक बात करवाता हूं, जैसे कि यहां पर देख लीजिए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, यहां पर ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। तो जितना टाइम टी को ए से बी तक पहुंचने में लगा होगा उतना ही टाइम ये सी पॉइंट को डी से, मतलब सी से डी पॉइंट तक पहुंचने में समय लगा होगा, ये सेम। बीच में अगर यहां पर मीडियम भी फिल कर देते तब भी वेव फ्रंट का शेप बिगड़ जाएगा, लेकिन ये टाइम सेम ही मिलेगा, सेम ही मिलेगा। ये इसकी लास्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इससे ही 2 डेरिवेशन करते हैं। पहला डेरिवेशन एक था वो रिफ्रैक्शन, जो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, ये बोलते थे हम रे ऑप्टिक्स में, और n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, जिसको हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर स्नेल्स लॉ के नाम पे जानते हैं। इन दोनों के 2 डेरिवेशन बहुत पॉपुलर है, वो ये लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है ना उसी के बेस पे करवाए जाते हैं। ये 2 डेरिवेशन अगेन बताता हूं बेटा, या तो आप जब जिस समय इसको देख रहे हो या तो वीडियो अपलोड हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो हम एक बार वापस इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, और अभी के अभी आपको देखना है तो आपको वन शॉट में ये दोनों डेरिवेशन बेस्ट मेथड इन यूट्यूब से समझाए गए हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन करते हैं 2025 का। ये कॉन्वेक्स लेंस है, उसमें से लाइट पास हो रही है, तो बताओ रिफ्रैक्शन
वाले वेव फ्रंट कैसे मिलेंगे। तो पहले तो रे ऑप्टिक्स की नॉलेज देखो, वे ऑप्टिक्स में भी और कॉम्बिनेशन टाइप रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे कि लाइट आई, रिफ्रेक्ट हुई और ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज करता है, तो कन्वर्ज कर दी। देखो यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स तरह के बिहेवियर कर रहा है, तो ऐसे ऐसे वेव फ्रंट बनते हैं। तो ये वेव फ्रंट कुछ ऐसे बनते हैं, ये वेव फ्रंट कुछ ऐसे बनते हैं। और इसमें भी आप बताना चाहते हो तो ऐसे पॉइंट भी बता सकते हो, जैसे कि ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो ए से बी तक पहुंचने का समय और ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट इज इक्वल टू सी से डी तक पहुंचने का समय। ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी का यूज भी बता दिया है। इस पर अगेन बता रहा हूं बेटा, इसी से और दो डेरिवेशन बनते हैं, लास्ट वाली प्रॉपर्टीज भूलनी नहीं है। अब बताते हैं हाइगिन्स बाबा, हाइगिन्स प्रिंसिपल से कि एक्चुअल में वेव कैसे ट्रैवल करती है। तो वेव फ्रंट की बात हम समझ गए कि एक पॉइंट सोर्स होगा, ये पॉइंट सोर्स क्या करता है, ऐसे वेव फ्रंट बनाता है, ऐसे सर्कुलर, हालांकि पूरा होगा लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट बनाता है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है वो एनर्जी ट्रैवल की डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये वेव ट्रैवल कर रही है, ये वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है सर। अब क्या बताया इन्होंने, पता है कि आप कोई भी एक वेव फ्रंट कंसिडर कर लीजिए। हमने बोला ठीक है, एक वेव फ्रंट कंसिडर कर लिया, पहले समझ लो, फिर लिखी हुई बातें तो आपके सामने है ही दोस्त, लिखी हुई बातें तो आपके सामने ही है। ये बताते हमें ये वेव फ्रंट हमने कंसीडर करा है, मान लीजिए ये वेव फ्रंट हमने कंसीडर कर लिया है, ये वेव फ्रंट। तो बताते हैं कि इसके ऊपर का हर एक पॉइंट, इनके ऊपर का हर एक पॉइंट, जैसे कि ये पॉइंट, मैं कुछ कुछ पॉइंट ही ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट, जैसे कि ये पॉइंट, ये हर एक पॉइंट है ना, वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है। क्या? सेकेंडरी सोर्स की तरह ये बिहेव करता है कि भाई ये भी कुछ वेव फ्रंट बनाएंगे, ये भी कुछ वेव फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे, डिंग डिंग डिंग, ये इस पहले वाले का, फिर ऐसे दूसरे वाले का डिंग 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 डिंग, ये तीसरे वाले का डिंग 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 डिंग। तो बेटा ऐसे तो बीच में हर एक पॉइंट है, और वो हर एक पॉइंट है इस वेव फ्रंट के ऊपर का, प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर का, प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर का, वो हर एक पॉइंट है वो ऐसे वेवलेट्स बनाता होगा। और हाँ, तो ये जहां पर ऐसे वेवलेट्स बनते हैं ना, तो कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जहां पर कहीं कंस्ट्रक्टिव होगा वहां पर ब्राइट बनेगा, जहां पर डिस्ट्रक्टिव होगा वहां पर डार्क बनेगा, और ये सब मिल मिला के और एक वेव फ्रंट बना लेते हैं, तो ये बन गया सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ऐसे वेव ट्रैवल करती है भाई कि हर एक पॉइंट है वो अपने आप में सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो यही बात लिखिए कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी wavelets and this wavelets spread out in a all direction, हर दिशा में ये भागेंगे। अब यहां पर है ना, ये all direction में लिखा हुआ है ना, वो थोड़ा सा गलत है। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आया कि लाइट जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है भाई, जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रैवल कर रही है उसी डायरेक्शन में ये वेव फ्रंट आगे बढ़ रहे होंगे। पीछे की डायरेक्शन में तो घोर अंधेरा है, किल्विश अंधेरा कायम रहे, तो पीछे की डायरेक्शन में थोड़ी मोमबत्ती के नीचे प्रकाश कैसे होगा बेटा, नहीं होगा ना नीचे, तो नीचे पीछे की डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करते। तो इसलिए बताते हैं, इसी में इन्होंने करेक्शन करके आगे बताया कि एम्पलीट्यूड, हर एक पार्टिकल है वो यहां पर क्या कर रहा है, ओसिलेशन कर रहा है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसका होगा, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है उस डायरेक्शन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। और बता दिया भाई हर डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो रही है, लेकिन पीछे की डायरेक्शन में, यानी कि वेव जिस डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है उससे पीछे की डायरेक्शन में जहां पर किल्विश बैठा हुआ है वहां पर एम्पलीट्यूड जीरो होगा। ओसिलेशन हो रहा है, मतलब ओसिलेशन हो रहा है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड जीरो होगा। ये सीबी तुम्हें लग रहा है कि छोटी सी बात है, हंसने वाली बात है, 2025 में इस पे एमसीक्यू पूछा गया है, तो याद रखना छोटी बात नहीं, असरेशन रीजन टाइप के पूछा गया था शायद, लेकिन मतलब एक एमसीक्यू, एक मार्क के क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं इंटरफेरेंस की ओर। देखना ये इंटरफेरेंस है ना, क्या सुंदर सुंदर क्वेश्चन बनते हैं क्लास 12th में, जबकि ये टॉपिक है क्लास 11th का, जबकि ये टॉपिक है क्लास 11th वेव का, ठीक है। देखना बताता हूं मैं, देखो एक वेव यहां से आ रही है, इसको y1 बोल दीजिए, एक वेव यहां से आ रही है, इसको y2 बोल दीजिए। हमें इक्वेशन लिखना आता है, नहीं आता तो याद रख ले, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस करके kx लिख लिया, ओके सर। और दूसरा y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी kx2 प्लस करके 5 लिख लिया। इस साइन के पेट को बोलते हैं, साइन के पेट में फर्स्ट वाले का फेज, इस साइन के पेट में जो भी है दूसरे वाले का फेज, ठीक है। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पहले हम लिखते हैं बहुत अच्छे से, तो फेज डिफरेंस ऐसे लिखेंगे, डेल्टा 5 इज इक्वल टू, इसके पेट में जो भी है वो तो सारी लिखी 5-2, और इसके पेट में जो भी है वो लिखा 5-1। तो यहां से हमें मिल जाता है के डेल्टा एक्स प्लस करके इनिशियल फेज कुछ है, तो इनिशियल फेज मोस्टली केस में जीरो ही होता है, तो मैं यहां पर जीरो कंसीडर करके सिंप्लीफाई कर देता हूं अभी के लिए, ठीक है। मोस्टली में जीरो ही होता है, तो आपको डेल्टा 5 का रिलेशन मिल जाता है के डेल्टा एक्स।
अब के डेल्टा एक्स को कई बार 2 पाई बाय लेमड़ा के फॉर्म में भी लिखते हैं, 2 पाई बाय लेमड़ा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये रिलेशन हो जाएगा पाथ डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस बिटवीन पाथ डिफरेंस, इन दोनों के बीच का रिश्ता है, याद रखना, इसका बहुत बार यूज भी किया जाएगा। ठीक है, अब कैसे सोल्व करते हैं, तो जो भी छोटा फेज होता है ना उसको पहले हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया A1, फिर जो बड़ा है कितना आगे हो, डेल्टा 5 जितना आगे है, तो डेल्टा 5 एंगल दूर हमने A2 ड्रॉ कर दिया। इन दोनों का अब वेक्टर्स का यूज है, दोनों के बीच में से रिजल्ट निकलेगा वो ए नेट लिखेंगे, ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कोस डेल्टा 5। और जैसे ही कोस डेल्टा 5 आता है आपका दिमाग चमक जाएगा कि ये पूरे वेक्टर्स की कहानी आ जाएगी। कोस डेल्टा 5 अगर 0 हो तो क्या होगा, कोस डेल्टा 5 प्लस 1 हो तो क्या होगा, कोस डेल्टा 5 माइनस 1 होगा तो क्या होगा। तो तीनों केस यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एम्पलीट्यूड तक बात सीमित नहीं रहती है, यहाँ पर है ना साथ साथ इंटेंसिटी की बात भी होती है, क्योंकि हम वेव्स की प्रॉपर्टी, उसकी एनर्जी के बारे में, उसकी एनर्जी इंटेंसिटी के बारे में समझना चाहते हैं। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो बीच में हमने कांस्टेंट लिख दिया, वो कांस्टेंट को हम के लिखते हैं। सिंप्लीफाई किया तो हमें आई नेट का इक्वेशन भी मिलता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 कोस डेल्टा 5। अगेन कोस जहां जहां आएगा वहां पर 3 केस बनेंगे, कोस 0 कब होगा, कोस प्लस 1 कब होगा और कोस माइनस 1 कब होगा, याद रखना, दिमाग में रखना। तो मैं इसकी छोटी सी बात बता देता हूं, जब भी कोस प्लस 1 की बात करेंगे ना तो कहां पर होता है, थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म मैंने डायरेक्ट बता दिया है, आप चाहो तो उस वन शॉट का रेफरेंस लेके पूरा डिटेल में समझ सकते हो कि मैंने कैसे किया है। तो कोस प्लस 1 होता है 2n पाई पे, 2n पाई पे, इस जगह पे कोस प्लस 1 होता है, इस जगह पे ये 2n पाई वाली लोकेशन है, तो यहां पर प्लस 1 होता है कोस। ओके, तो तब हमें एम्पलीट्यूड मिलता है A1 प्लस L2, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है। डेल्टा एक्स उस समय पे होता है 2, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होता है n लेमड़ा, ये भी थोड़ा सा याद रखना, काम की बात है। इंटेंसिटी लिखना चाहो तो ऐसा लिख लेना, I मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 और उसका स्क्वायर लिखेंगे। ओके, और जब कोस डेल्टा 5 माइनस 1 होगा, कब होगा ये माइनस 1, तो डेल्टा 5 की वैल्यू होगी 2n प्लस 1 पाई। ये कहां पर आता है बता देता हूं, यहीं पे आता है, इस साइड आता है, इस साइड आता है 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 पाई भी लिख सकते हो, तब आपको जीरो, मतलब ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2n माइनस 1 इंटू करके पाई। अब यहां पर n की शुरुआत है वो आप 1 2 3 ऐसे करोगे, यहां पर n की शुरुआत आप किससे करते हो, 0 1 2, मतलब मैथ्स वाले स्टूडेंट को तो पहले से पता होगा, लेकिन अगर बायोलॉजी को तो थोड़ा बहुत ये दिमाग में रखना कि जरूरी नहीं है, कभी कभी किताबों में 2n प्लस 1 भी दिखता है, माइनस 1 भी दिखता है, तो आपको कौन सी सिचुएशन के अकॉर्डिंग निकालना है वो डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों सही है, अपने हिसाब से दोनों सही है। यहां पर एम्पलीट्यूड मिलता है मिनिमम A1 माइनस A2 के फॉर्म में, और कोई इंटेंसिटी की बात करें तो वो भी मिनिमम रहेगी, कितनी रहेगी, इज इक्वल टू अंडर रूट I1 माइनस दोनों के बीच का डिफरेंस I2 और इसका स्क्वायर मिलेगा। ये मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, याद रहेगी बात। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने है ना बीच में एक पहले से ही कंडीशन ले दी, क्या हो अगर ये ω1 और ω2 अलग अलग हो, तो देखना फेज डिफरेंस जो हम लेते हैं ना वहां पर t वाला टर्म और ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे लिए गलत सिग्नल साइन हो जाएगी, क्योंकि जब कभी भी वेरिएशन में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है, टाइम वाला फैक्टर भी आ जाए, देखो ω1 और ω2 दे रखा है, तो साइन के पेट की बात टाइम पे भी डिपेंडेबल हो जाएगी। तो हमें टाइम पे डिपेंडेबल फेज नहीं चाहिए, क्योंकि जब कभी भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फेज चेंज होगा तो उसको डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यहां पर ऐसा आ जाएगा ω2 माइनस ω1 इंटू टी, एक और टर्म है वो डेल्टा 5 में ऐड हो जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनकोहेरेंट सोर्स में ये होता है कि भाई ये फेज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी वेरी होता है, तो बहुत मुश्किल है इसको डील करना, ऐसी पैटर्न ऑब्जर्व करना, क्योंकि वो हर समय पे चेंज होती जाती है, तो हम इससे डील नहीं करते, हम कोहेरेंट सोर्स से डील करते हैं। किससे डील करते हैं, कोहेरेंट सोर्स से डील करते हैं, कि जहां पर फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी, फेज डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्स्टेंट रहेगा। तो मतलब याद रखना, जरूरी नहीं है कि दो सोडियम लैम्प को आप यूज कर लीजिए तो कोहेरेंट है, आपको एकदम एग्जैक्टली उसको कोहेरेंट बनाने के लिए बहुत एप्रोप्रिएट रिजल्ट, मतलब एप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जो YDAC एक्सपेरिमेंट है वो मतलब यहां पर यूज किया जाता है कि भाई कोहेरेंट सोर्स से हमें इंटरफेरेंस की पैटर्न मिलानी है, कि कैसी मिलती है कोहेरेंट सोर्स से ये पैटर्न, और यही एक्सपेरिमेंट किया था YDAC यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट फेमस हुआ है ना वो यही हुआ है कि कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाए जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया पता है, एक सोर्स लिया, दो सोडियम लैंप नहीं लिए, एक ही लैंप लिया है, चाहे वो मतलब येलो कलर का हो या फिर रेड कलर का हो, रेड लाइट का हो, जो भी हो, लेकिन मोनोक्रोमेटिक एक सोर्स लिया है, मोनोक्रोमेटिक एक ही लाइट वाला। ठीक है, अब इसमें से दो लाइट निकली, डंग डंग, ये दो लाइट निकली, बहुत पतली, जैसे ब्लेड की विड्थ कितनी होती है, बहुत कम, तो उतनी विड्थ की दो स्लिट रख दी है,
उस स्लीट में से लाइट पास होगी तो हमें ऐसा लग रहा था कि भाई ऐसी ही लाइट फ्रिंजेस मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में हुआ हुआ बहुत डिफरेंट कि भाई ऐसी ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसी फ्रिंजेस मिलने लगी। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने कोहेरेंट सोर्स से इंटरफेरेंस पैटर्न आइडेंटिफाई कर ली। ये देखो ये ब्राइट डार्क ऐसी फ्रिंजेस मिलती है। अब यहां पर हमारा फर्ज ये बनता है कि बताइए कि यहां से ये डिस्टेंस कितना है, यहां से सेंट्रल ब्राइट से मैक्सिमम जो सेंटर पे बन रही है ना उसको सेंट्रल ब्राइट बोल दिया। यहां से सेकंड डार्क कहां पर है, यहां से थर्ड ब्राइट कहां पर है, वो हम आइडेंटिफाई करने लगे, उसकी लोकेशन निकालने लगे। ठीक है, तो देखना इंटरफेरेंस की पैटर्न ही हम यूज करते हैं, पाथ डिफरेंस निकालते हैं पूरा यूज करके। डेरिवेशन प्रॉपरली दे रखा है बेटा, वहां पर मैंने हर चीज समझाई है, लेकिन कंडीशन के साथ समझाई। यहां पर तो मैं बस आपको बता रहा हूं कि ये रिजल्ट हमें मिलता है। तो पाथ डिफरेंस मिला है, पाथ डिफरेंस वाई डी डिवाइड बाई कैपिटल डी स्लिट्स और ये स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है। ओके, छोटा डी है, दो स्लिट के बीच की विड्थ है, स्लिट के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहां पर डेल्टा एक्स, अगर हमें ब्राइट फ्रिंजेस चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू मैंने बताया था कि हम एन लेमडा लिखेंगे, वैसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लिखेंगे। और वाई एनथ मैक्सिमा या एनथ डार्क के लिए इक्वेशन कुछ ऐसी मिलती है, 2n-1 लेमडा डी बाई 2d मिलती है। अब यहां पर n इज इक्वल टू आप लिखते चलो 1 2 3 4 ऐसे लिखते चलोगे तो आपको फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क थर्ड डार्क ऐसी मिलती जाएगी। ओके, ऐसे ही सेम बात ब्राइट फ्रिंज में, फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट ऐसे मिलती जाएगी। एन की वैल्यू ऐसे 1 2 3 4 में लिखते जाओगे तो देखना दो फ्रिंज के बीच की दूरी, जैसे कि फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क, ये दूरी ये फ्रिंज विड्थ के नाम से जानी जाती है। मतलब कि फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क या सेकंड ब्राइट माइनस फर्स्ट ब्राइट, ये सबके बीच की कंसेक्यूटिव दूरी है ना, सेकंड डार्क माइनस फर्स्ट डार्क, ये दूरी को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। ये फ्रिंज विड्थ की इक्वेशन मिलती है हमें, दोनों के बीच का डिफरेंस लेने के बाद हमें इक्वेशन मिलती है लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइड बाय छोटा डी, इसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। और यहां से क्या सुंदर सुंदर और बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, बस यही बीटा डिवाइड बाय कैपिटल डी, सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट लैम्बडा डिवाइड बाय डी। तो ऐसी इक्वेशन मिलती है और इस पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ और फ्रिंज विड्थ पे। जैसे कि फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा, मीडियम चेंज होगा वेवलेंथ चेंज होगी, वेवलेंथ कितनी हो जाती है मीडियम चेंज होने के, लैम्बडा डिवाइड बाय म्यू हो जाती है, तो फ्रिंज विड्थ भी डिवाइड बाय म्यू फैक्टर में चली जाएगी। और व्हाइट लाइट का यूज करते हैं तो व्हाइट लाइट किससे बनी हुई है, जाने वाली पिनारा विब्रोई से बनी हुई है। तो हर एक डिफरेंट पैटर्न शो करता है, डिफरेंट जगह पे अपना कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करता है। तो रंग बेरंगी टाइप की हमें पैटर्न ऑब्जर्व में मिलती है, इसीलिए बताता हूं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का हम यूज करते हैं। बढ़िया, अब देखो इस पे क्या क्या सुंदर सुंदर क्वेश्चन पूछे गए। 2025 में पूछा गया था सारा डेटा देने के बाद सीधा क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया था कि फ्रिंज विड्थ निकालिए और एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालिए, सीधा यही न्यूमेरिकल सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो जो भी पहले डेटा है उसको अच्छे से कैप्चर करो, डायग्राम ड्रॉ करो, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना। रखना दिमाग में बात, ये क्लियर कट रखना, छोटे छोटे फॉर्मूले लेकिन काम के फॉर्मूले। 2024 में एक अच्छा क्वेश्चन ऐसा आया था, सारी चीजें दे दी उन्होंने पूछा था फोर्थ डार्क कहां पर होता है, फोर्थ डार्क। देखो फोर्थ डार्क पूछा तो अगर आपको 2n+1 वाला फॉर्मूला यूज करना है तो आपको फिफ्थ लगना पड़ेगा। ठीक है, हम सीधा सीधा क्या करेंगे 2n-1 मतलब यही फॉर्मूला यूज करेंगे, खास करके इंटरफेरेंस वाले पैटर्न पे, YDAC वाले पैटर्न में। जब डाइफ्रैक्शन की बात आएंगी तब प्लस वाला फॉर्मूला आएगा, यहां पर माइनस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 1 2 3 4 में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो फोर्थ डायरेक्टली का 2n-1 लैम्बडा डी कैपिटल डिवाइड बाई 2 छोटा डी लिखेंगे। सिंप्लीफाई किया हमें आंसर मिल जाएगा कुछ फोर्थ डार्क का, जो 10.5 मिलीमीटर के आसपास रहेगा। सबसे अच्छा अब तक का कोई क्वेश्चन पूछा गया ना तो ये 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने क्या पूछा था पता है इन्होंने पूछा कि भाई थर्ड ब्राइट है वो लैम्बडा 1 की है और फिफ्थ ब्राइट है वो लैम्बडा 2 की है, ये दोनों कोइंसिडेंस कर रही है। जैसे कि लैम्बडा हमने ये येलो वाला यूज किया ना तो लैम्बडा 1 वाली वेवलेंथ थी उसकी, उसका थर्ड ब्राइट, और ये ग्रीन वाला यूज किया जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा 2 थी, उसका फिफ्थ ब्राइट। ये दोनों कोइंसिडेंस कर रहे हैं, दोनों एक ही जगह पे मिल रहे हैं, मतलब दोनों की ये डिस्टेंस दोनों का सेम होगा, तो हमने दोनों को इक्वल किया, सिंप्लीफाई किया। बस ये लॉजिक समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन कर लोगे। अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा गया हो न्यूमेरिकल में तो ये था कि ये पता होना चाहिए, ये चीज पता चल जाएगी, आप आराम से आंसर निकाल पाओगे। सही आंसर क्या आएगा इसको, 420 नैनोमीटर के आसपास आंसर आएगा। मैं तुम्हें बताते चल रहा हूं, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके एक बार आंखें इसको सॉल्यूशन को ढक के एक बार खुद से भी क्वेश्चन ट्राई कर लेना। ओके, फिर डाइफ्रैक्शन की बात आती है, कुछ वैसी ही घटना है लेकिन वहां पर डबल स्लिट थी, यहां पर सिंगल स्लिट का हम यूज करते हैं। तो हमें ऐसा ऑब्जर्वेशन मिला है कि भाई जाना चाहिए थी इस तरफ, जाना चाहिए था जापान, लेकिन पहुंच जा रही है पाकिस्तान। कुछ ऐसे भी फैल रही है, क्यों? क्योंकि वेव फ्रंट के फॉर्म में वेव ट्रैवल करती है इस वजह से।
ओके इसका सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, वो बहुत फेमस है। ये डाइफ्रैक्शन पैटर्न का सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वो बहुत फेमस है। यहां पर भी हमें फ्रिंजेस मिलती है, जैसे कि सेंट्रल ब्राइट हो गई, ये फर्स्ट ब्राइट हो गई, फिर ये सेकेंड ब्राइट हो गई। सेम उसमें जैसे मिल रही थी ना वैसी ही मिल रही है, लेकिन यहां पर है ना पैटर्न उतनी इफेक्टिव नहीं मिल रही है। एक सिंगल उसमें मिल रही है ना, क्योंकि एक ही सोर्स की, एक ही वेव फ्रंट के सारे ये पॉइंट्स है, इनकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रही है। तो उतनी कुछ खास इफेक्टिव नहीं मिल रही है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। सेंट्रल ब्राइट सबसे अच्छा खासा ब्राइट है, फिर इसकी विड्थ कम, मतलब इसकी विड्थ भी कम होती जा रही है और इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है। कैसा वेरिएशन दे रखा है, तो इसका वेरिएशन देखो, ये सेंट्रल ब्राइट है जिसकी विड्थ कितनी, लैम्बडा बाई बी, स्लिट के बीच का डिस्टेंस बी से रिप्रेजेंट किया गया, तो लैम्बडा बाई बी, तो ये विड्थ दे रखा है 2 लैम्बडा बाई बी, ये सेंट्रल ब्राइट की विड्थ है। और अगर मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो फॉर्मूला उल्टे हो जाते हैं, इसका डेरिवेशन नहीं करना है, बस सीधे याद रखना है लैम्बडा एन लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइड बाई बी। बी क्या है, बी बता देता हूं, यहां पर स्लिट की विड्थ वापस बता दे रहा हूं और मैक्सिमा का उल्टा हो जाएगा। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि सारी चीजें इसमें दे रखी थी, बस फॉर्मूले का खेल रहता है। बहुत आसान क्वेश्चन इसमें पूछे गए। जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया वो बहुत अच्छा था, जो मैंने वन शॉट में करवाया है। ठीक है, तो बस यही बातें थी वेव ऑप्टिक्स की। सारे फॉर्मूले एक ही स्लाइड पे हमेशा की तरह मैंने दे दिए हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, ये रहा वो क्वेश्चन। चाहो तो अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके गिन लो, या अभी के अभी पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ इसका आंसर दो, या फिर पीडीएफ डाउनलोड करो, आराम से चिल करके इसको लिखो। लेकिन ये क्वेश्चन करना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन जब तक आप दूसरों के किए हुए देखोगे तब तक मजा भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, लेकिन जब एक्चुअल में आप पेन उठाते हो तभी आपके एक्चुअल में कॉन्फिडेंस लेवल की शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं वेव ऑप्टिक्स की बात। मिलेंगे एक नए रैपिड रिवीजन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, और हमेशा एक बात का याद रखिएगा, क्या कि फिजिक्स से नहीं है डरना, क्योंकि आपके साथ है मास्टर रवि वनराव।